JSY है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, वहां से शुरू करेंगे। ये अभी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ही अंडर में है ये। पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जननी सुरक्षा योजना JSY था, अब ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम था, ये JSSK है ये 2011 में लॉन्च हुआ था। 2011 में लॉन्च हुआ था। ये भी एक कंपोनेंट है किसका, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, NRHM का ये भी एक कंपोनेंट था। देखिए ये जो हेल्थ मिशन है पूरा ना बहुत बोरिंग सा चैप्टर है ये, इसमें कुछ वैसा है नहीं कि जिसको समझा जाए। एक कहानी की तरह है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, जो याद रह गया रह गया, नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आशा वाला कंपोनेंट जो है वो याद कर लीजिएगा इसमें से। बाकी चीजें तो ऐसे कहानी की तरह है, याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुई तो फिर उसको पूरी कहानी कितनी लंबी कोई याद करेगा इसको। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्रेग्नेंट वोमेन कंपोनेंट था और एक चाइल्ड से रिलेटेड कंपोनेंट था। तो प्रेग्नेंट वोमेन कंपोनेंट्स में जो था ये सब चीजें थी, लाइक फ्री डिलीवरी थी, जो भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन यानी जो सरकारी अस्पताल थे वहां पे लेडीज को फ्री डिलीवरी, साथ में सिजेरियन सेक्शन भी होना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो ड्रग्स और कंज्यूमेबल्स मतलब खाने पीने के लिए जो भी मिलना है वो फ्री में मिलेगा। डाइट नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिनों तक और सी सेक्शन में 7 डेज, फर्स्ट 7 डेज 7 दिनों तक डाइट भी फ्री में मिलनी है। जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होने हैं वो फ्री में होंगे। जब भी ब्लड की जरूरत होगी फ्री में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। और फ्रॉम होम टू इंस्टीट्यूशन मतलब घर से लेके अस्पताल तक, अस्पताल से लेके घर तक का जो भी ट्रांसपोर्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सब चीजें क्या थी, फ्री थी। बस इसमें सब कुछ देखिए सही है। नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिनों तक डाइट मिल रही है, सिजेरियन सेक्शन में 7 दिनों तक है। अगर इसमें कुछ याद करने का तो बस यही है कि बाकी तो सब फ्री फ्री है, हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी फ्री है। लेकिन बस एक थोड़ा सा इसमें बैरियर लग गया कि हाँ 3 दिन नॉर्मल डिलीवरी में देंगे और सी सेक्शन अगर हो रहा है तो 7 दिनों तक डाइट उसको फ्री में मिलेगी। अब चाइल्ड हेल्थ कंपोनेंट में क्या था, इसमें 3-4 चीजें, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर बाकायदा से इसमें, इन पेशेंट ट्रीटमेंट ऑफ सीवियरली माल नरिश चिल्ड्रेन एंड काउंसलिंग ऑफ मदर्स ऑन प्रॉपर फीडिंग। अगर बच्चा पैदा हुआ सीवियरली माल नरिश है या उसके बाद भी पैदाइश के बाद भी काफी दिन के बाद भी आ रहा है और वो माल नरिश है, तो ऐसे में उनको एडमिट करके उनको पूरा फ्री ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ में मदर्स को काउंसिल कराया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि इसकी प्रॉपरली फीडिंग कैसे करनी है। ये तो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर का। सेकंड था इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, IMNCI, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये अलग से भी है बाद में। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, जो भी चाइल्डहुड इलनेस होती है कॉमन जितनी भी हैं सबका मैनेजमेंट होना है, फ्री में होता है, वो अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत सब उसमें इंक्लूडेड है। फ्री सर्विस IMNCI यानी वही इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ये बाकायदा जो है ना मेडिकल करिकुलम में इस चीज को ऐड किया गया है IMNCI कंपोनेंट को, ताकि जो वहां से डॉक्टर्स निकले उसको कहा गया ट्रेंड IMNCI मैन पावर, ताकि उनको पहले से ही इन सब चीजों की जानकारी हो ऑलरेडी। उसके बाद फैसिलिटी बेस्ड IMNCI फोकस ऑन इन पेशेंट मैनेजमेंट ऑफ मेजर काजेज ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी, लाइक क्या एसिक्सिया है, सेप्सिस है, LBW लो बर्थ वेट, निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मेनिंजाइटिस या माल न्यूट्रिशन। इनसे क्या डेथ के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में या न्यूनेटल पीरियड में। तो इन सब का मैनेजमेंट इस पे पूरा फोकस था, किसमें, IMNCI में। उसी को कहा गया फैसिलिटी बेस्ड IMNCI। ये इसके कंपोनेंट थे दो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK 2011 में ये लॉन्च हुआ था, 2011 में। इसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो है। अब इसमें देखिए 3 तरीके से इसको बांटा गया, हेल्थ फैसिलिटी किस तरीके से दी जाएगी। अब जितने भी न्यूबॉर्न है बर्थ पे क्या क्या उन्हें मिलना है, और जो सिक है उसमें भी डिवाइड किया गया, जो सिक है उनके लिए क्या होना है, MCH लेवल 1, ये उनकी कहाँ पे केयर होनी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर से। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ लेवल 1 ये है, MCH लेवल 1। न्यूबॉर्न केयर का कार्नर होना चाहिए लेबर रूम में ही, बताया गया कि PHC पे या सब सेंटर लेवल पे एक न्यूबॉर्न केयर होना चाहिए, वहीं पे लेबर रूम के अंदर ही एक स्पेस थोड़ा सा दे दिया गया। और अगर सिक न्यूबॉर्न है तो वहां से फौरन उसको रिफर कर दिया जाए हायर सेंटर के लिए, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होती है। अब सेकेंड लेवल पे क्या है, MCH में CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फर्स्ट रेफरल यूनिट।
अब लेबर रूम में तो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए और साथ में ऑपरेशन थिएटर भी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, या जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर भी होना चाहिए। आमतौर से सीएचसी को ही फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। सिक न्यूबॉर्न है तो वहीं सीएचसी पे ही न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट भी होनी चाहिए, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट में आता है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो एमसीएच लेवल 3 पे आते हैं। इसमें लेबर रूम में चलिए ठीक है, ऑपरेशन थिएटर भी होना चाहिए और न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर भी होना चाहिए। और अगर सिक न्यूबॉर्न है तो वहाँ पे स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, ये भी होनी चाहिए। तो ये प्रोविजन था, इस तरीके से हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए अलग अलग लेवल पे, 3 लेवल में इसको डिवाइड कर दिया गया। अब न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर क्या है? ये बेसिकली कुछ नहीं है, डिलीवरी रूम में ही एक थोड़ी सी जगह निकाल के अलग से बना दिया गया ताकि फौरन डिलीवर हुआ बच्चा उसको फौरन केयर मिल सके। और ये जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज है उनमें मैंडेटरी है कि ये चीज होनी चाहिए, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर लेबर रूम में ही होना चाहिए। सेकेंड है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। अब ये मैटरनिटी वार्ड जो है उसी के पास होना चाहिए या उसी मैटरनिटी वार्ड में ही ये यूनिट होनी चाहिए जहाँ पे सिक है या लो बर्थ वेट बेबीज हैं, उनकी फौरन मतलब कुछ वक्त के लिए जल्दी से उनकी केयर हो सके। उसके बाद आगे फिर या तो रिफर करना हो या उसको स्पेशल यूनिट में एडमिट करना हो, वो बात की चीज़ है। लेकिन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ये है कि फॉर ए शॉर्ट पीरियड उनकी केयर हो सके, उसके लिए न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट चाहिए। इनका लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? सीएचसीज में, वही ये चीज़ है, सीएचसी में होना चाहिए। और फर्स्ट रेफरल यूनिट में स्पेस क्या चाहिए इनके लिए? कम से कम 4 बेड की यूनिट होनी चाहिए, 4 बेडेड यूनिट एंड 2 बेड्स फॉर पोस्ट नेटल वार्ड फॉर रोमिंग इन, आने जाने के लिए। हाँ, 2 बेड और चाहिए पोस्ट नेटल वार्ड जहाँ पे आफ्टर डिलीवरी रखते हैं। एंड नेक्स्ट स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू। अब ये कहाँ पे होना चाहिए? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होता है, लेबर रूम के आसपास ही होना चाहिए ताकि जो सिक न्यूबॉर्न है उनकी केयर हो सके। अगर असिस्टेड वेंटिलेशन या मेजर सर्जरी के तो फिर उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है। लोकेशन क्या है इनके? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे मोर देन 3000 डिलीवरीज पर ईयर हो रही है वहाँ पे ये स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होनी चाहिए। 12 बेड की ये यूनिट होनी चाहिए और जिसमें से 4 एडिशनल बेड होने चाहिए फॉर एडल्ट स्टेप डाउन। ये न्यूबॉर्न केयर के लिए ये फैसिलिटीज चाहिए थी, ये इसी का जेएसएसके का ही कंपोनेंट है। ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का ही कंपोनेंट है। ये फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में क्या क्या ये प्रोविजन था कि इस तरीके से ये होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो साइंस है, अब जैसे डिलीवरी हो रही है तो हमें वहाँ पे चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या फर्स्ट रेफरल यूनिट था या उससे पहले जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वहाँ पे अगर डिलीवरी हो रही तो वहाँ पे ये देखना है कौन सी अर्जेंट साइन है, कौन सी प्रायोरिटी साइन या इमरजेंसी साइन कौन सी है जहाँ पे उनको रिफर करना है। ये सब साइंस बताई गई है। नॉन अर्जेंट साइन में अगर ट्रांजिशनल स्टूल है, अल्टरनेट कलर का, कोई बात नहीं। पॉजिटिव माइनर बर्थ ट्रामा है, सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, माइनर माल फॉर्मेशन से, जॉन्डिस है या कोई और दूसरे केसेस है, इन दोनों इमरजेंसी और प्रायोरिटी साइंस को छोड़ के तो कोई बात नहीं, असेस करेंगे, काउंसिल करेंगे वहाँ पे जहाँ पे डिलीवरी हुई है। प्रायोरिटी साइन में कोल्ड स्ट्रेस और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है पेशेंट, इरिटेबल रेस्टलेस जिटरी है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, सीवियर जॉन्डिस है, पैलर सीवियर है, ब्लीडिंग किसी और दूसरी साइड से हो रही है, या मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, या तो एलबीडब्ल्यू है या ओवरवेट है, मोर देन 4 kg का है, या वेट लेस देन 1.8 kg का होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है? बच्चे को असेस करना और फौरन उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। ये प्रायोरिटी साइन। इमरजेंसी साइन में हाइपोथर्मिक पेशेंट है, एपनिया है, गैस्ट्रिंग कर रहा है, सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में है, सेंट्रल साइनोसिस मिल रही है, शॉक, कोमा या कन्वर्जन या इंसेफेलोपैथी अगर डेवलप हो गई है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे तो वहां से फौरन क्या करना है? रिफर करना है इमरजेंसी साइंस के होते हुए। फर्स्ट रेफरल यूनिट पे है तो वहां पे फौरन इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना, और अगर वहां भी मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसको फिर हायर लेवल पे यानी एमसीएच लेवल 3 पे इसको भेजना है, यानी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रिफर करना है इन कंडीशंस में। अब एक टर्म आता है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। अब होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में अगर किसी की होम डिलीवरी हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ना होकर होम डिलीवरी हो रही है,
तो वहां पे जो मेन पर्सन इन्वॉल्व होगा वो कौन होगा, वो आशा, यही आशा इन्वॉल्व होंगी। अब इनका काम है सब कुछ देखभाल करने का। इसके अलावा अगर और जो अदर पर्सनल इन्वॉल्व होंगे वो एनएम, आंगनवाड़ी वर्कर या मेडिकल ऑफिसर, ये लोग रूटीन के लिए हैं, लेकिन जिसको कंटिन्यूअस रहना है वो आशा है। आशाओं की विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, यानी अगर हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी हो रही है, तो 6 विजिट है, 6 विजिट होनी है। डे थर्ड पे, 7th, 14th, 21, 28 एंड 42nd वीक। यानी 42nd का मतलब क्या है, ये जो नॉर्मल परपेरियम होता है उसका कितना दिन होता है, यही 6 वीक बोलते हैं। परपेरियम का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, जिसको उर्दू में जमाना नफास कहते हैं, 6 वीक्स होती है। हाँ, 6 वीक्स होती है। तो एटलीस्ट 6 वीक तक, यानी 42 दिन तक उनकी अल्टरनेट इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया कितनी विजिट में उनको जाना है। तो अप टू 6 वीक तक उनको 6 विजिट लगानी है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में। और अगर होम बेस्ड डिलीवरी हो रही है तो 1 विजिट और बढ़ जाएगी, यानी फर्स्ट डे, ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। बाकी सब सेम है। तो 7 विजिट हो गई होम बेस्ड डिलीवरीज पे, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे 6 विजिट हो जाती है होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में। मेन पर्सन कौन है, आशा। आशा को ही विजिट करनी है, देखभाल करनी है। इसके अलावा आशाओं का और क्या क्या काम होगा इनमें, एक तो बर्थ वेट, ये पुराने हैं, इससे पहले हमने ये फंक्शन सब पढ़ रखे। बर्थ वेट को रिकॉर्ड करना है, बर्थ रजिस्ट्रेशन में, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है उसका, जो वैक्सीन देनी है न्यूबॉर्न को वो, और उसकी 42 दिनों तक, वही 6 वीक तक उनकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। उनके लिए जो जो मेजर्स लिए जा सकते हैं वो आशाओं को करना है, मदर एंड न्यूबॉर्न की सेफ्टी के लिए। और इसके लिए उन्हें 250 रुपीज, मतलब इतना ऑनरेरियम मिलता है, पैसा मिलता है, 250 रुपये। नेक्स्ट है, आप देखिए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस, ये 2013 में लॉन्च हुआ था। इसकी जो इम्पोर्टेंस है, एक तो चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, इसमें अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम के अंडर में ये भी आता है कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इसका टारगेट ग्रुप क्या है, एक तो 0 to 6 years ओल्ड चिल्ड्रन, चाहे रूरल एरिया का हो या अर्बन स्लम्स का हो। अर्बन एरिया में भी अर्बन स्लम्स, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वहां की बात है। 0 to 6 years। सेकंड टारगेट ग्रुप क्या है इसका, 6 to 18 years ओल्ड चिल्ड्रन, जो गवर्नमेंट स्कूल में इनरोल्ड है, गवर्नमेंट स्कूल में, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसका टारगेट ग्रुप इसमें दिया गया। अब इनमें जो डिजीजेज होती हैं बेसिकली उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है। अब स्क्रीनिंग करने के लिए पर्सनल चाहिए, मतलब लोग बाग चाहिए। तो इसमें मोबाइल वैन की, एक तो ये दो चीजें इसमें बताएगी। जो 0 to 6 years का एज ग्रुप है, इसमें जो स्क्रीनिंग करेंगी वो आशा करेंगी, वो आशा करेंगी। और जो 6 to 18 years का ग्रुप है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में इनरोल्ड है, पढ़ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए एक मोबाइल हेल्थ फैसिलिटी डेवलप की गई, जिसमें एटलीस्ट कम से कम 2 डॉक्टर होना चाहिए, एक एएनएम या जीएनएम और एक फार्मासिस्ट। इस तरीके से उसकी वो पूरा डेवलप किया गया, उनको तैनात किया गया था। जो टारगेटेड डिजीज थी वो 4 Ds है। अब देखिए ये 4 Ds, अब तक हमने 3 Ds पढ़ लिया, 9 Ds पढ़ लिया, ये क्या है, ये 4 Ds है। डिफेक्ट एट बर्थ, बर्थ के टाइम क्या क्या डिफेक्ट हो रहे हैं, अब ये वाला काम कौन करेगा, बर्थ पे है, तो ये आशा करेंगी। डिजीजेज इन चिल्ड्रन, यानी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन अगर हैं तो वही मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हो रही है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ये टीम जो है वो लगाई जाती है। इसमें दो, बताया जाता है 2 आयुष डॉक्टर्स होते हैं इसमें, एटलीस्ट 2 आयुष डॉक्टर, एक एएनएम या जीएनएम, एक फार्मासिस्ट होता है। ये लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। डिफिशियंसी कंडीशन, कोई भी आप डिफिशियंसी कंडीशन देखिए, दोनों जगह आएगी। इसमें आशाओं का भी रोल रहेगा और मोबाइल हेल्थ केयर फैसिलिटी का भी रहेगा। एंड डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज, कोई भी डिसेबिलिटी हो, क्लेफ्ट लेफ्ट पैलेट है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल डिले हुए, तो उन सब की ये स्क्रीनिंग बाकायदा होती है इस कार्यक्रम में। होती कैसे, जो मोबाइल हेल्थ टीम है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो 2 आयुष मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, एक मेल और एक फीमेल, एक एएनएम या स्टाफ नर्स और एक फार्मासिस्ट, ये पूरी टीम है। 4 लोगों की टीम होती है जो मोबाइल हेल्थ टीम में होते हैं। इन लोगों का काम होता है खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे इनरोल्ड हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए। अब ये देखिए, ये जो 4 Ds है, बर्थ पे कौन सा डिफेक्ट है,
डिफिशियंसी कंडीशन कौन सी है, बच्चों में कौन सी डिजीज जिनकी स्क्रीनिंग होनी है, या डेवलपमेंटल डिलेज जो हो रहे हैं, ये पूरी की पूरी ये इसका वो है, कौन कौन सी डिजीज की स्क्रीनिंग होनी है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बर्थ पे है, डाउन सिंड्रोम में, क्लेफ्ट लिप या पैलेट है, टेलिपेस डिस्प्लेजिया, फिर कंजेनाइटल कैटरेक्ट, ये पूरी वो है। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बुक में भी होगा कहीं ना कहीं। इतनी सारी चीजों को वो जो इस पूरे कार्यक्रम में स्क्रीनिंग होनी है, अब आशा करेंगे और मोबाइल हेल्थ टीम करती है। इसीलिए अगला जो है, अब इसी का जो नेशनल हेल्थ मिशन का नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, वो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये जो लॉन्च हुआ था ये 2013 में लॉन्च हुआ था। अच्छा, रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था, एनआरएचएम? सर 2005 में। हाँ, 2005 में लॉन्च हुआ था। और ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में लॉन्च हुआ था। ये सब कंपोनेंट है नेशनल हेल्थ मिशन का। दूसरा एनआरएचएम है, हमें पता है। इसका कवरेज क्या है, जितने भी स्टेट कैपिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, या दूसरे सिटी या टाउन जिनकी पॉपुलेशन 50,000 या उससे ज्यादा है, 50,000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन वालों को नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंडर में कवर किया जाता है। अब 50,000 से अगर कम की पॉपुलेशन है तो वो एनआरएचएम में आते हैं, वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में वो कवर होते हैं। इनका मकसद क्या था, टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, पर्टिकुलरली जो स्लम डेवलप्ड झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं, या और दूसरे सेक्शंस हैं जिनमें हेल्थ फैसिलिटी जो एक्सेस नहीं कर सकते आसानी से, उनकी हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना, ये इसका मेन एम था, मेन फोकस था इस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का। अब इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या थे, क्या ये कहा गया कि ये प्रोग्राम चलाया जाएगा तो इसके क्या आउटकम निकल सकते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अर्बन एरियाज में 40% तक कम करना था। कितना होना चाहिए, 20/1000। और रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में वही आईएमआर कितना होना चाहिए था, ये तो अर्बन हेल्थ मिशन था। एनआरएचएम में आईएमआर का एक्सपेक्टेड कितना रखा गया था, 25 रखा गया। 25 पर 1000। 25/1000, बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखने की है। एमएमआर दोनों जगह यही था कि बराबर होना चाहिए, 1/1000, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो अर्बन एरियाज में भी और रूरल एरियाज में भी दोनों सेम रखा गया, 1/1000। अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूडिंग 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, वही डिलीवरी के रिलेटेड है। कोशिश ये की जाए कि सबकी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनकी डिलीवरी कहाँ पे हो, हॉस्पिटल में हो। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1। अब ये 2.1 का फर्टिलिटी रेट अचीव नहीं हो पाया है अभी तक। एंड अचीव ऑल टारगेट ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं डिजीज कंट्रोल के, उनके जो टारगेट सेट किए गए थे वो अचीव हो जाने चाहिए। ये इसके एक्सपेक्टेड आउटकम थे इस नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन प्रोग्राम के। इसका कंपोनेंट क्या था, मेन कंपोनेंट था कि यूपीएससी यानी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितना होना चाहिए, 1/50,000 पॉपुलेशन। खासतौर से वो कहाँ पे होना चाहिए, नियर या विद इन ए स्लम, झोपड़ी वाला इलाका, झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका जो है उसी के आसपास होना चाहिए या उसी में होना चाहिए। 50,000 की पॉपुलेशन पे एक यूपीएचसी होनी चाहिए, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसके अलावा ओपीडी फॉर कंसल्टेशन, बेसिक लैब डायग्नोसिस, ड्रग या कंट्रासेप्टिव डिस्पेंसिंग यूनिट, डिलीवरी ऑफ आरसीएच सर्विसेज, एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आर डिजीज। ये सब पूरा ये काम है, ये कंपोनेंट, ये का चीज इसके अंडर में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में होनी चाहिए। इसके अलावा अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यूसीएचसीएल, ये 30 to 50 बेडेड होना चाहिए, और खास तौर से सिटीज में हो, और इसमें पेशेंट्स को एडमिट किया जाए, ये इसका कंपोनेंट था। अब मेट्रो सिटीज में वही 75 to 100 बेडेड हो गया, इसको बढ़ा दिया गया। मेट्रो सिटीज में 75 से 100 बेड का होना चाहिए, और आमतौर से 30 से 50 बेड का अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए शहरों में। ये इसका कंपोनेंट है। अच्छा, इसमें वहां हमने पढ़ा था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में जो मेन पर्सनल इन्वॉल्व था वो कौन था, आशा।
आशा कितनी पॉपुलेशन के लिए थी? 1/1000, यही ना? अब इसके लिए कौन होगा नेशनल, ये अर्बन हेल्थ मिशन में कौन आएगा? वहां आशा थी, यहाँ उषा है। ठीक, यहाँ उषा है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब उस कितने पॉपुलेशन पे होनी चाहिए? 1000 to 2500, यानी 1000 से लेके 2500 की पॉपुलेशन पे एक उषा होनी चाहिए। ये इसका नॉर्म है। अब चलिए, ये तो देखिए, यहाँ तक जो अर्बन हेल्थ मिशन ये कंप्लीट हो गया है, मतलब नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो हमारा कंप्लीट है ऐसे। रूरल ज्यादा था, अर्बन में बस इतनी ही चीजें हैं। अब ये देखिए, कुछ एक्ट्स हैं, और भी एक्ट्स थे, उनको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। इसमें देखिए, कुछ एक्ट तो हमने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 का हमने पढ़ लिया है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये भी हमने पढ़ लिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ चुके हैं। इसके अलावा पीएनडीटी एक्ट और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, ये भी तो पढ़ चुके हैं। बाकी जो है लाइक क्वारंटाइन एक्ट 1870 में, वैक्सीनेशन एक्ट 1880 में, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में है। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, सीबीडी एक्ट जिसको कहते हैं, 1969 में था। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, वैसे तो हमें हमारे में नहीं पूछा जाना चाहिए आरटीआई के बारे में, जनरल स्टडीज में आरटीआई के बारे में पूछा जाता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था। नरेगा बहुत चला, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेसिकली ये एक ही जगह पे है, इसको रख लीजिएगा, कभी कभी देख लीजिएगा, याद हो जाएंगी चीजें ज्यादातर आसान है। तो अब इसमें से ये 5 तो हमने पढ़ लिए हैं, 2-3 और पढ़ेंगे इसमें बस। सीबीडी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में ये आया था ये एक्ट, और लागू हुआ था 1970 में आमतौर से। लेकिन पूछा जाता है यही वाला 1969 में ये एक्ट बना कब था? 1969 में ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था। अब इसका मकसद क्या था? इसके तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के तहत जो बर्थ और डेथ है दोनों को रजिस्टर होना चाहिए विद इन 21 डेज। 21 दिनों के अंदर बर्थ और डेथ दोनों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अदरवाइज अगर उससे लेट हो रहा है तो लेट फीस लगती है, फाइन भी लगती है। अब देखिए, इसमें 21 दिनों के अंदर है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब अगर डिले हो रहा है, लेकिन डिले कितना है? लेस देन 30 डेज का, 30 दिन, 30 दिन से कम का अगर डिले हो रहा है तो एक एडिशनल फीस लगती है, लेट फीस जिसको कहते हैं। अब वो बुक में दिया ही नहीं कितनी फीस लगनी है, हो सकता है अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग फीस हो। तो एक प्रिस्क्राइब लेट फीस है, वो देनी होगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर 30 दिन से ज्यादा का डिले हो रहा है और 1 साल से कम का, यानी 1 मंथ टू 1 ईयर का अगर डिले हो रहा है तो लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी। साथ में अब उन्हें एक एफिडेविट भी लगानी होगी, नोटरी पब्लिक की एक एफिडेविट भी उन्हें लगानी होगी, तब जाके रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर मोर देन 1 ईयर का डिले है तो लेट फी प्लस उन्हें फर्स्ट क्लास ऑफिसर या मजिस्ट्रेट से ऑर्डर निकलवा के लाना पड़ेगा, तब जाके उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ये पूरा इस एक्ट में है। अच्छा, 2018 के बाद से एक चीज और कर दी गई कि डेथ में जो आधार कार्ड नंबर है वो लगाना मैंडेटरी हो गया। फ्रॉम अक्टूबर 2018, अक्टूबर 2018 के बाद से डेथ के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर होना जरूरी है, मस्ट हो गया है। आधार नंबर इज ए मस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ फ्रॉम 2018। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में बस इतना ही है कि एक चीज ये है कि विद इन 21 डेज। अभी पुराने जो एडिशन हैं उनमें दोनों का अलग अलग दिया है। ये दिया है कि बर्थ को विद इन 21 डेज और डेथ को 14 डेज, शायद इस तरीके से दिया हुआ था अभी तक। लेकिन दोनों को 21 दिनों के अंदर रजिस्टर कराना है।
सेकंड है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 में ये एक्ट आया था। अब इसमें थोड़ी सी चीजें हैं। कोई भी आदमी, चाहे वो बनाता हो, उगाता हो, खरीदता हो, बेचता हो या ट्रांसपोर्ट करता हो, उसका इस्तेमाल करता हो, कोई भी नारकोटिक ड्रग, चाहे ओपियम हो, पॉपी के हो या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, अगर वो यूज कर रहा है तो उनको सजा मिलेगी। अब सजा में क्या है, 10 से 20 साल की जेल, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 to 20 ईयर्स, प्लस 1 से 2 लाख रुपए की फाइन। अगर ये ओपियम या पॉपी के प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, चाहे बेच रहा हो, खरीद रहा हो, पैदा कर रहा हो, ट्रांसपोर्ट कर रहा हो, इलीगली यूज कर रहा हो, तो ये सब के सब क्या है, इनमें फाइन है। फाइन 1 से 2 लाख रुपए की, और जेल कितनी है, 10 से 20 साल की उनको इम्प्रिजनमेंट है। और गांजा के लिए थोड़ा सा अलग है, गांजा के लिए अलग है, उसमें जो 5 साल की इम्प्रिजनमेंट है और 50,000 रुपए की फाइन है। ये गांजा के लिए थी इस एक्ट के अंदर में। नेक्स्ट है, अब जो यूजर इसके अंडर में जो नहीं आती, इसका बाकायदा पूरा सेक्शन है 15 to 25, मतलब एक तरीके से कह लिए जो जुवेनाइल यूजर्स हैं, जुवेनाइल यूजर्स हैं, उनको सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उनको भेजा जाएगा कहाँ पे, रिहेबिलिटेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए। यूजर्स इफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 15 to 25 विल बी सेंट फॉर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन एंड नॉट पनिश्ड, उनको सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उनको रिहेबिलिटेशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए अलग से सेंटर बनाए जाते हैं, वहां पे नशा मुक्ति केंद्र, वहां पे इनको भेजा जाएगा। अब ब्रीच इन लाइसेंस फॉर, देखिए ओपियम ग्रोथ का, अफीम की खेती का लाइसेंस मिलता है हमारे यहाँ। अब किसी ने अगर उसमें कोई गड़बड़ी कर दी, उसकी खेती में लाइसेंस में जो जितना उसको बताया गया तो उससे ज्यादा कर दिया उसने, तो उसको 3 साल की सजा और साथ में फाइन भी मिल सकती है, और नहीं भी मिल सकती है, विदाउट फाइन, लेकिन 3 साल की इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी हो जाती है अगर उसने उस लाइसेंस में, कोई लाइसेंस के तहत जो उसे कहा गया था उससे हट के अगर उसने कोई काम किया तो, अफीम की खेती में। अब कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर थोड़ी सी भी क्वांटिटी रखता है, चेकिंग के दौरान किसी के पास पाई गई, हो सकता है वो बेच ना रहा हो, खरीद ना रहा हो, कहीं से वो मतलब इस तरीके का काम नहीं कर, बल्कि वो पर्सनल यूज के लिए उसने रखा था, तब भी उसको सजा मिलेगी 6 महीने की, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और फाइन। और अगर बार बार वो कर रहा है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस, दोबारा से फिर उसने वही जुर्म किया, तो डेथ पेनल्टी तक भी मिल सकती है। अब ये नारकोटिक ड्रग्स में हमने इतनी सारी चीजें देख ली। अच्छा, अगर हम बात करें जो ये जितने भी नशे वाली चीजें हैं, सबसे कॉमन नशा कौन सा होता है जो यहाँ पे लोग करते हैं? तंबाकू को निकाल दीजिएगा, जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, हर किसी को हम गांजा या चरस अफीम पीते हुए नहीं देखते। अल्कोहल। सर अल्कोहल, भंग का। नहीं नहीं, अल्कोहल, भंग से भी ज्यादा कॉमन हो गई अल्कोहल। और सबसे खास बात क्या है इस एक्ट की, अल्कोहल इसमें आता ही नहीं है, मतलब पीते जाओ। इस एक्ट में अल्कोहल का यूज वो कवर नहीं है, अल्कोहल के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ठीक, कभी हो सकता है क्वेश्चन में यही पूछ दिया जाएगी कि कौन सा जो सब्सटेंस अब्यूज है, जिसको बहुत ज्यादा मतलब कौन सा नशा ऐसा है जो इस एक्ट के अंडर में नहीं आता है। देखिए भंग क्या है, इसी के अंडर में आ जाएगी, गांजा के ही। लेकिन ये अल्कोहल को इन्होंने कवर ही नहीं किया इस पूरे एक्ट में। अल्कोहल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा शराब से ही अच्छा खासा कारोबार होता है हिंदुस्तान का, सबसे ज्यादा टैक्स भी उसी से मिलता है, तो इसको बहरहाल इस एक्ट में नहीं रखा गया है। बाकी जो एक्ट हैं, 4-5 एक्ट वो हमने पहले पढ़ रखे हैं। ये दो, एक एक या दो एक्ट और शायद बचा है, पास्को एक्ट है और एक कोई और एक्ट है, बस 2 एक्ट और इसमें पढ़ने हैं, उसके बाद ये एक्ट वाला सीन जो है वो खत्म हो जाएगा। बस इसमें आज इतना ही है। बाकी आप लोग इसके बाद जाइए, टेस्ट करिए, और कोई भी डाउट हो वहां पे तो देखिए सब्जेक्ट टीचर को पकड़िएगा। हाँ मैंने तो पढ़ाया नहीं, हाँ मैंने क्वेश्चन बना दिए,
अब अगर आपको कहीं डाउट है